हेलो एवरीवन, दिस इज द लास्ट डे ऑफ योर पॉलिटिकल साइंस जो हमने चैलेंज स्टार्ट किया था। वी हैव स्टार्टेड कि हम डे 15 करेंगे, 15 डे चैलेंज स्टार्ट करेंगे, बट हम 14th डे ही अपना सिलेबस खत्म कर रहे हैं। तो दिस इज आवर बिग अचीवमेंट एंड मैं भी आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि डे 15 मेरे साथ जो बच्चे शुरू से जुड़े हैं, जो बच्चे डे 15 डे चैलेंज को एक्सेप्ट किया जिन्होंने, सब आप सभी को मतलब मेरे तरफ से एक अप्रिसिएशन आपके सभी के लिए है। टाइम बहुत कम है, इसको रिवाइज बार बार करना है, तो यूट्यूब पर वीडियो पड़ा रहेगा, रिवाइज करते रहना। डे 14 हम लोग लास्ट डे में क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। लास्ट डे में हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे ग्लोबलाइजेशन वाला। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, बिकॉज वी आर जस्ट वाचिंग द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर हम लोग देख रहे हैं। पहले समझने की कोशिश करते हैं ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। हमने इंडियन जब इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो भी कर रहे थे, कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स, उसमें भी ग्लोबलाइजेशन का रेफरेंस दिया था कि 1991 के बाद जो एलपीजी रिफॉर्म हुआ, कैसे इंडिया इंटीग्रेट हुआ दूसरे देशों के साथ। तो जो वर्ड इंटीग्रेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन मीन्स जुड़ना, इंटरकनेक्टेडनेस विथ ईच अदर। तो जब वर्ल्ड की सारी कंट्रीज एक दूसरे से जुड़ती हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट में, कल्चर में भी जुड़ सकती हैं, इकोनॉमी में भी जुड़ सकती है, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, पॉलिटिक्स में भी जुड़ सकती हैं, अलायंस बनाने के लिए, एक दूसरे का हेल्प करने के लिए। तो इंटरकनेक्टेडनेस जहां भी आता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लेट मी गिव यू डेफिनेशन। Globalization refers to the process of increased interconnectedness and interdependence. Yes, interdependence among countries, primarily in terms of economic terms में, cultural terms में, technological terms में, how we are dependent on Google now, political exchanges में भी। तो इन सारे चीजों में अगर इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस देखने को मिल रहा है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इज इट क्लियर? चलो, अब हम लोग ग्लोबलाइजेशन का डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला जो डायमेंशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। मतलब क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए अलग अलग कंट्री एक दूसरे से रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड है। वी हैव ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। जो ट्रेड करने में बैरियर्स लगाई जा रही थी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, अब उस बैरियर को रिड्यूस करेंगे। इनफैक्ट कुछ देशों के लिए तो बिल्कुल बैरियर्स हटा देंगे। तो अब नाउ बॉर्डर्स इज ओपन फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ट्रेड करने के लिए। तो दिस इज ट्रेड लिबरलाइजेशन। रिडक्शन ऑफ टैरिफ, टैरिफ मींस टैक्स। ठीक है, टैक्स, टैरिफ इज लाइक अ बैरियर। टैक्स अगर लगा दोगे कि अगर चाइना मेरे देश में आएगा सामान बेचने, तो मैं उस पर 100% टैक्स लगा दूंगा। तो अगर ज्यादा सामान महंगा मिलेगा तो इंडिया के लोग चाइनीज प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं। तो इससे क्या होगा, चाइना को अपने सामान बेचने में बहुत मुश्किल, मतलब बहुत लाइक इजी नहीं होगा उसके लिए ट्रेड करना। तो टैरिफ एंड कोटाज, कोटाज क्या है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था कि हम बोल दिए कि आप 1 टन ही चावल बेच सकते हैं। ठीक है, तो एक रिस्ट्रिक्शन लगे ना कि 1 टन से ज्यादा नहीं बेच सकते, बट मैंने क्या किया, कोटाज भी एक्सपेंड कर दिया। ऐसा नहीं कि आप 1 टन जितना मन करे बेचो। तो ऐसे करके हमने ट्रेड बैरियर को कम किया। तो ये करने पर हमको ग्लोबलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ देखने को मिलता है। देन वी हैव एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड। यस, ग्लोबल लेवल पे ट्रेड में बढ़ोतरी करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, वी हैव ग्लोबल कैपिटल फ्लो आल्सो। कैपिटल फ्लो मींस पैसा एक जगह से दूसरे जगह फ्लो हो रहा है। जब आप लोग देखते हो कि एफडीआई नाम सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सपोज करो गूगल आया इंडिया में, इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, या फिर इंडिया में अपना ब्रांचेस खोला, एमएनसीज डेवलप किया। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड देयर इज आल्सो एग्जांपल कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बाहर की कंट्रीज, बाहर की कंपनियां आकर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करती है, तो दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और जब लॉन्ग टर्म के लिए करती है तो दिस इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कैपिटल फ्लो जो है ना, दिस इज आल्सो स्ट्रेंथनिंग आवर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबल वर्ल्ड। देन वी हैव मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसीज। एमएनसीज क्या होती है, जिनका ब्रांच एक से ज्यादा देशों में होता है, एमएनसीज कहलाते हैं। तो जब एक से ज्यादा देशों में ब्रांचेज उनका होगा, तो जाहिर सी बात है इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ेगा और इंटरडिपेंडेंसी बढ़ेगी। ठीक है,
देन वी हैव ग्लोबल सप्लाई चेन। यस, नाउ अ डेज क्या हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, चाइना से सामान मंगा रहे हैं, इंडिया में उसको असेंबल करके बेच रहे हैं। इंडिया से मेडिसिनल प्रोडक्ट जा रहा है दुबई, वहां पे मेडिसिन बन रहा है और वहां बेचा जा रहा है। तो जो सप्लाई चेन में कंपोनेंट होते हैं ना, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये सारे एक देश तक अब सीमित नहीं रहे, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में दे आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसे इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंसी अगेन इंक्रीज होती है। तो जहां भी ये दोनों चीजें इंक्रीज होंगी वहां ग्लोबलाइजेशन स्ट्रांग होगा। ठीक है। देन वी हैव इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो अलग अलग सिर्फ एक दो देशों को नहीं, अलग अलग देशों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल ऑर्डर। क्या बात समझ में आई? देन हम लोग बात करते हैं कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। क्या कल्चर के लेवल में भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इंटरडिपेंडेंसी बढ़ रही है, इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ रहा है, देखने की कोशिश करते हैं। पहला एलिमेंट आता है जो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन में, दैट इज कल्चरल एक्सचेंज। क्या हम लोग सिर्फ अपना कल्चर ही फॉलो कर रहे हैं या फिर दूसरे देशों का कल्चर भी हम लोग अपना रहे हैं? बिल्कुल अपना रहे हैं। जैसे स्प्रेड ऑफ आइडियाज, लिबरलिज्म फॉलो होना, लैंग्वेजेस, यस नाउ वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, we have different kind of foods like burger, pizza, we have customs, different kind of custom across the globe। ठीक है, we are following nowadays live in relationship, this is not our custom, these are the custom of European countries, but now we are watching such kind of incident, so these are the cultural exchange। Then we have media and communication which are exaggerating the cultural exchange, like dominance of Netflix, Hollywood, these are the example। Global news networks, BBC, they are strengthening interdependency and interconnectedness। Then we have incident of cultural homogenization। What is the meaning of cultural homogenization? Homogenization का मतलब क्या होता है? एक जैसा होना। तो कल्चरल लेवल पे भी हम लोग एक जैसा, जैसे ध्यान से सुनो, हमारा इंडिया का एक ओन कल्चर है, इंडियन कल्चर, बट डू यू थिंक कि इंडियन कल्चर में कोई टेम्परिंग नहीं हुआ है? क्या हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपने इंडियन कल्चर में एकोमोडेट नहीं किया? बिल्कुल किए। तो जब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर मिलकर एक सिंगल कल्चर बन जाता है, दिस इज कॉल्ड कल्चरल होमोजेनाइजेशन। अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट वी हैव इंसिडेंट ऑफ कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड क्या होता है? जैसे हाइब्रिड सीड, अलग अलग सीड्स का क्वालिटी मिलाकर एक नया सीड बना दिया, वैसे ही अलग अलग कल्चर मिला के एक नया कल्चर बना दीजिए, हाइब्रिड कल्चर। देन वी हैव इंसिडेंट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, वी आर फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर। ठीक है। ग्लोबल इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स आर आल्सो स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबलाइजेशन। लाइक ओलंपिक्स हो रहा है, ओलंपिक्स में अलग अलग डिफरेंट देश लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनमें कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, इकोनॉमिक एक्सचेंज हो रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज हो रहा है। तो दीज आर ऑल इंसिडेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये सब पढ़ लेना, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। देन वी हैव पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। अगेन हमने जितना प्रीवियस लेक्चर्स में ग्लोबल अलायंस की बात करी, नाटो, यूनाइटेड नेशन, ये क्या है? ये पॉलिटिकल अलायंस, पॉलिटिकल इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंसी को बढ़ा रहा है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। देन वी हैव टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन आल्सो। सी कितना हमने एस्पेक्ट बना दिया ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, क्या टेक्नोलॉजी वाइज भी एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इंटरकनेक्टेड हो रहा है? एक कंट्री दूसरे देश पर डिपेंडेंट है? बिल्कुल। इन इंडिया वी आर यूजिंग इंस्टाग्राम, we are using Meta, we are using Google. This is the technological integration. Internet, smartphones are not our creations. European countries, American countries. ठीक है। In terms of communication also we are integrated. In terms of transport, in terms of innovation also we are interconnected with each other. This is increasing the concept of strengthening the globalization. Most importantly, environmental globalization. For the issues of environment, we are united, we are interdependent with each other, जैसा हमने डे 13 के वीडियोस में करा था। तो दिस इज इन्वायरमेंटल। जैसे इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन की बात हमने करी थी ना कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है इन्वायरमेंटल इश्यूज को मिटिगेट करने के लिए। ठीक है। तो इनफैक्ट वी हैव सोशल ग्लोबलाइजेशन। सोशल ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है? जैसे माइग्रेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। देन ह्यूमन राइट्स का अवेयरनेस है, यूनाइटेड नेशन लेवल पे भी एक ह्यूमन राइट कमीशन है। ठीक है। तो उसके बाद सोशल मूवमेंट होते हैं लाइक फेमिनिज्म, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट, प्रो ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट।
तो ये सब क्या है, दीज आर द सोशल एग्जाम्पल ऑफ सोशल ग्लोबलाइजेशन, कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कौन कौन से फैक्टर है जो ग्लोबलाइजेशन को या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। वी अगर हम लोग टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस हो रहा है, यस हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटरकनेक्टिविटी बढ़ रहा है। अगर हम अपनी पॉलिसीज लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ाया जा सके, तब भी ये भी ड्राइवर हो गए। ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में ये बताया था, साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, 2006 में हुआ था, देख लेना डेट एक बार देख लेना। देन वी हैव इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सुबह में नाश्ता किया इंडिया में, दोपहर में लंच किया ब्रिटेन में, और रात का डिनर कर रहे हैं अमेरिका में। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन देख लो कितना एडवांस हो गया, ठीक है। वी हैव ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क लाइक यूनाइटेड नेशन, आसियान, सार्क, जो हमको इंटरकनेक्टेड कर रहे हैं और लाइक डिपेंडेंसी इंक्रीज कर रहे हैं। तो दीज आर द ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बेनिफिट क्या हो सकता है, सी जेनेरिक पॉइंट है, और ये चैप्टर बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट ही पूछा जाता है, तो जल्दी जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। वी हैव व्हाट इज द बेनिफिट, अगर ग्लोबलाइजेशन होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, बिकॉज पहले एक कंट्री तक सीमित थे, अब पूरा वर्ल्ड तक हो गया, हम लोग एक्सेस मिल गया। एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट, यस पहले हम लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब अमेरिका में भी जाके कर सकते हैं। कल्चरल इनरिचमेंट एंड डाइवर्सिटी, अगर पूरा वर्ल्ड, जैसे एक कंसेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, ठीक है। या फिर हम लोग का मोटो भी है वो, तो अगर पूरे वर्ल्ड को एक सिंगल फैमिली के तौर पे देख ले, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये डाइवर्सिटी को कितना इनरिच कर देगा। देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर इन अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, ठीक है। वी हैव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ग्लोबलाइजेशन से। अब सपोज करो कि जब हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गया, तो कितना रैपिडली हमने टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुए हम लोग इंडिया। तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी आर ग्लोबलाइजेशन। अगर गूगल इंडिया में नहीं होता, इंस्टाग्राम नहीं यूज करते, तो हाउ कैन वी सोशल मीडिया इतना बूम आता, ठीक है। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज, यस स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, साइंटिफिक नॉलेज आर नाउ rapidly just transmitting from one region to other. This is possible only by the globalization, interconnectedness, interdependency, ठीक है। But there are some challenges also. What are the challenges? Globalization are posing economic inequality. This interconnectedness and interdependency are grabbed by some rich countries, और जो पुअर कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, तो उसी हाल में है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट उनमें देखने को नहीं मिला। देन वी हैव कल्चरल इरोजन और डोमिनेंस, जो इंडिजिनस कल्चर है उनका इरोजन हो रहा है, ठीक है, और जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं उनका डोमिनेंस हो रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव। देन वी हैव इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए हम रैपिडली टेक्नोलॉजी एडवांस कर रहे हैं, और ट्रेड एंड कॉमर्स को और बढ़ाने के लिए हम जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो दिस इज आल्सो अगेन ड्रॉबैक ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लॉस ऑफ नेशनल सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मतलब होता है फ्रीडम, बट डू यू थिंक इंडिया इज कंप्लीटली सोवरेन? अगर मैं बात करूं कि हमारा डाटा बिल्कुल सेफ है, ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन से जो हमारा इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंसी आया, उस कॉन्टेक्स्ट में हम तो ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि इंडिया कंप्लीट सोवरेन नहीं है। लॉजिक से सोचो, कंक्लूजन निकल जाएगा। देन वी हैव एग्जांपल ऑफ लेबर एक्सप्लॉयटेशन, अफ्रीका के लेबर को बहुत कम पैसा मिलता है इन अमेरिका, इन यूरोपियन कंट्रीज। दिस इज, हमने ग्लोबलाइजेशन के नाम पे तो कनेक्ट कर दिया, बट क्या हम उनके लेबर राइट्स या नेचुरल राइट्स का ख्याल रख रहे हैं? नहीं। ग्लोबल फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, जैसे बहुत देशों में क्राइसिस देखने को मिलता है। अगर एक देश में क्राइसिस आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, अगर उस देश से कनेक्टेड और डिपेंडेंट जितने भी कंट्रीज है वहां भी इकोनॉमिक क्राइसिस जाएगा। तो दिस इज आल्सो अ ड्रॉबैक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट एक बार देख लेना, मतलब उसका मीनिंग बस जानना है, नाम से ही क्लियर है। देन आई हैव गिवन यू अ केस स्टडी कि कैसे ग्लोबलाइजेशन कैन बी लाइक जैसे ड्रॉबैक के लिए मैंने केस स्टडी दिया है, ठीक है। पॉज करना, एक बार पढ़ लेना। हम जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है द फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसके लिए हम लोग इंटेलेक्चुअल्स के बीच बहुत ज्यादा डिबेट होता है। डिबेट किस कॉन्टेक्स्ट में है? तो क्या ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए या ग्लोबलाइजेशन को कम करना चाहिए, एक डिलेमा। दूसरा, क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से रीजनलिज्म बढ़ रहा है या फिर रीजनलिज्म
जैसे ग्लोबलाइजेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए होल वर्ल्ड को एक सिंगल में तब्दील करना होगा, बट देयर इज ए इंसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन, सार्क, आसियान, तो जो रीजनल एरियाज में जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी राइज हो रहा है, तो दिस इज आल्सो पोजिंग अ थ्रेट टू द ग्लोबलाइजेशन. देन वी हैव एग्जांपल ऑफ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, एंड डोंट यू थिंक कि दिस विल बी द फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटावर्स. ऐसी दुनिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, हमने वर्चुअल दुनिया बना ली, मेटावर्स, मेटा ने लॉन्च किया उसको, ठीक है. इम्फेसाइज ऑन रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल ग्लोबलाइजेशन, तो अगर हम लोग रिजिलियंट और सस्टेनेबल ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाए तो दिस कैन बी अ गुड वे, ये फ्यूचर एक हो सकता है, सेफ फ्यूचर हो सकता है, ठीक है. तो ग्लोबलाइजेशन में थ्योरेटिकल पोर्शन आपको इतना ही ध्यान रखना था. हमने 14 डे में क्या किया, कंप्लीट सिलेबस कर लिया. 15 डे में हम लोग क्या करेंगे, 15th डे क्वेश्चन या फिर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो एमसीक्यू सॉल्व करना है आप लोगों को, वीडियो कंप्लीट देखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टाइम कम है, आपको अब मॉक टेस्ट लगाना है. मार्केट से ऐसा मॉक टेस्ट लीजिए जो सीबीटी फॉर्मेट में हो. आपका एक्चुअल एग्जाम सीबीटी मोड में ही होना है, तो कोई भी इस बार कोई भी मतलब आपको ये नहीं करना है कि ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाकर कुछ गलतियां कर रहे हैं और बाद में आप अफसोस कर रहे हो. तो गलतियां पहले मॉक टेस्ट में कर लो, फाइनल एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्म करके आओ. डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन है, वहां से सीबीटी मोड का मॉक टेस्ट आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में ये बाकी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डाउट है कॉल कर सकते हैं आप, और बेनिफिट ले सकते हैं आने वाले प्रोग्राम्स को. चलिए, बेस्ट ऑफ लक, और फिर जाइए, बिकॉज इस बार आपको फोड़ना ही है सीयूईटी. थैंक यू.